सर आपने 8 बार मेरे ख्याल से फांसी की प्रक्रिया देखी है। कैसी होती है फांसी की प्रक्रिया पूरी? फांसी की प्रक्रिया, जब मैं फांसी को छोड़ के आया था उस टाइम की फांसी की प्रक्रिया और जो आज की फांसी की प्रक्रिया है, इसमें अब काफ़ी अंतर आ गया। एक ऐसा नाम जिसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं, एक ऐसा क्रिमिनल जो कि एक दूरगामी दृष्टि के साथ क्राइम को करता था। सर कुछ उस विषय में बताइए कि चार्ल्स शोभराज का व्यक्तित्व क्या किस प्रकार का? उसको बिकनी किलर भी कहते थे। तो ये फॉरेन लड़कियों से दोस्ती करता था और मेन जो दोस्ती करता था ये उनको लूटने के लिए करता था। सर जेल में इतना क्राइम कैसे हो जाता है? अगर पुलिस हर समय चौकन्नी रहती है, पुलिस हर समय मॉनिटर कर रही है, तो जेल में बहुत क्राइम होता है। जेल में ऐसे क्राइम कैसे हो जाता है? इवन अगर पंजाब की जेलों में जाएंगे वहाँ पे तो उन्होंने सेक्स, ऑफिशियली सेक्स अलाउ कर दिया। सेक्स रूम बना दिए जिसमें कि आप सेक्स कर सकते हैं। सर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें आपको धमकी मिली हो? कई बार मिली है। अब पीछे जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने साउथ की जेलों को काफ़ी लताड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक प्रोविज़न था जिसमें था कि जो नीची जाति के लोग हैं उनसे आप एक पार्टिकुलर काम करवाओगे और ऊंची जाति के लोग हैं उनसे एक पार्टिकुलर काम करवाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज के जो हमारे अतिथि हैं वो बहुत खास हैं। इन्होंने 35 साल तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दी हैं, जेल अधीक्षक के पद पे रहे हैं, ब्लैक वारंट किताब लिखी है, ब्लैक वारंट वेब सीरीज हम सब ने देखी होगी। तिहाड़ जेल की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो हमको और आपको नहीं पता है, कुछ ऐसी परतें जो आपको और हमको नहीं पता है, हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वायरल फास्ट के इस मंच पे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आप अपने विषय में बताइए कि आपका जेलर के रूप में किस प्रकार से जाना हुआ और ये पुलिस से किस प्रकार से अलग था उस दौर में? मैंने 1976 में बीएससी किया था। 79 में मैंने एलएलबी किया कैंपस लॉ सेंटर से। ओके। उसके बाद मुझे रेलवे में जॉब मिल गया। मुझे खाली नहीं बैठना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि रेलवे में जॉब मिल गया। फिर रेलवे में जॉब मिला, उसके बाद फिर एक वैकेंसी निकली तिहाड़ जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। तो मुझे ये लगा कि अगर दिल्ली में रहना है, क्योंकि मुझे दिल्ली से बहुत प्यार था, तो अगर दिल्ली में रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, तो ये बेस्ट जॉब है तिहाड़ जेल की। तो मैंने फिर इसके लिए अप्लाई किया तो किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि मैं सेलेक्ट हो गया। वो सिलेक्ट होके मैं 8 मई 1981 को मैंने तिहाड़ जेल में एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके। सर जेल स्टाफ और कैदी के बीच में कैसा रिश्ता होता है? देखिए, जो अगर हम कहें कि कानून क्या कहता है इसमें, कानून ये कहता है कि जेल स्टाफ में और कैदी में रिश्ता जो है होना चाहिए जो कि एक होस्ट और गेस्ट में होता है। जेलर जो है, जेलर होस्ट है और प्रिजनर जो है गेस्ट है। तो ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। इस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई प्रिजनर है, जैसे आपके घर कोई गेस्ट आता है, तो आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उसको कोई नाराजगी का मौका ना मिले। तो उसको खाना अच्छा मिले, रहना सहना अच्छा हो, सोना अच्छा हो। तो यही ड्यूटी जेलर की होती है। वो एक तरह का माई बाप होता है, एक तरह का होस्ट होता है। उसकी ये कोशिश होती है कि कोई भी जो जेल में उसके आया है, जो कि उसका गेस्ट बन के आया है, तो उसको जो है कोई तरीके की तकलीफ ना हो, उसका ह्यूमन राइट्स का कोई हनन ना हो और कोई उससे एक्सटॉर्शन ना हो। तो ये सब चीज़ उसको देखनी होती है। लेकिन सर हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि रिश्ता कुछ सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है। देखिए, वो हर एक जगह पे एक्सेप्शन तो होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब इस एक्सेप्शन को रोकने के लिए ही कोर्ट बैठी है, क्योंकि जो अंडर ट्रायल होते हैं वो कोर्ट की कस्टडी होती है और जो कन्विक्ट होते हैं वो स्टेट की कस्टडी होती है। तो जब कोई कोर्ट की कस्टडी में है तो जरा सा भी किसी का कोई हनन होता है तो कोर्ट एकदम उसमें इंटरवीन कर सकती है और सुप्रीम जेल को डायरेक्शन दे सकती है कि फला स्टेप लो उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए। तो जो जहाँ तक दिल्ली की बात मैं करूँ,
अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जेलों में करीब करीब 1330 के करीब जेलें हैं इंडिया में, और उसमें करीब करीब 4.5 लाख लोग रखने की क्षमता है, और 5.5 लाख लोगों से ज़्यादा उसमें रहते हैं, क्षमता से ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके। 130% के करीब ज़्यादा होते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है भारत की जेलों का है, वो है कि यहाँ पे अंडरटेल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अंडरटेल की पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अगर अंडरटेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक तो वो कोर्ट कस्टडी में है, दूसरा क्या होता है कि अंडरटेल्स इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। मतलब कई अंडरटेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन पैदा करते हैं। एज ए रिजल्ट जो आपका एक उद्देश्य है रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, वो सफ़र करता है। ये प्रॉब्लमेटिक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर की सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार स्ट्रिक्चर पास किए हैं, कितनी बार उन्होंने लताड़ा है जुडिशरी को, पुलिस को, या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे स्तंभ हैं उनको लताड़ा है, पर उसके बावजूद ये सिस्टम इम्प्रूव होने की जगह डे बाय डे खराब हो रहा है। मैं आपको बताऊं, 1995 में जब मैंने पहली स्टैटिस्टिक्स देखी थी, उस टाइम पे भारत की जेलों में 65% जो है अंडरटेल होते थे और 35% कन्विक्ट होते थे। तो उससे सुप्रीम कोर्ट टोटल नाखुश थी, सरकार हमारी टोटल नाखुश थी, और उन्होंने कितनी डायरेक्शन पास की, सुप्रीम कोर्ट ने कितने स्ट्रिक्चर पास किए कि सिस्टम हमारा फास्टर हो। अब उस सब का जो है कोई इफेक्ट वो होगा, पर अगर आप आज की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स देखें, जो कि लेटेस्ट जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स आई हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है जिसको निकालती है, 2022 की लास्ट निकाली है। यही हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 82% जो प्रिजनर हैं वो अंडर ट्रायल हैं और करीब 18% कन्विक्ट हैं। आप ये लगाएं कि भारत में जो सबसे लो प्रोफाइल सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हैं कि दिल्ली भी उन्हीं में एक है। अगर आप यार्डस्टिक ये रखते हैं कि अंडरटेल्स कितने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा हुआ है कि जितने अंडरटेल्स जेल में आपके ज़्यादा है, इट मीन्स कि सिस्टम आपका लिथार्जिक है। अगर कन्विक्ट ज़्यादा है तो इट्स मतलब सिस्टम आपका एफिशिएंट है और या समवट एफिशिएंट है। अगर आप विदेश की जेलें देखेंगे, यूरोप की जेलें देखें, वेस्टर्न जेलें देखें, वहाँ पे जस्ट उल्टा है। वहाँ पे 80% लोग जो है कन्विक्ट होंगे, 20% अंडर ट्रायल है। पर हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि जो भी है उसको जेल में ठूस दो, जेल में ठूस दो। उनको होता है कि अगर जेल में ठूस दिया तो जस्टिस मिल गई। तो ये जो हमारी एक जो हमारी सोच है, एक नेगेटिव सोच है, इस सोच को हमें बदलना होगा। हमें भी अगर एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बनना है, जो कि सरकार का इरादा है, तो आपको अपनी सोच जो है बदलनी होगी। अच्छा सर, तिहाड़ में कितने कैदी हैं और एक्चुअली कैदियों का कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है? क्योंकि कुछ लोग फाइनेंस के उसमें आते होंगे, आर्थिक जिन्होंने अपराध किए होंगे, कुछ लोग क्रिमिनल उसमें आते होंगे, तो कैटेगराइजेशन किस तरीके से करते हैं, रहने का किस तरीके से रहता है? देखिए, तिहाड़ में अगर आप बात करें, तिहाड़ कोई एक सिंगल जेल नहीं है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 3 कम्प्लेक्स हैं जेलों के। एक तिहाड़ कम्प्लेक्स है जिसमें कि 9 जेलें हैं। एक रोहिणी कम्प्लेक्स है जिसमें कि 1 जेल है, और एक मंडौली जेल कम्प्लेक्स है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिसमें कि 6 जेलें हैं। तो टोटल 16 जो है क्लोज जेलें हैं। बाकी ओपन जेलें, सेमी ओपन जेलें वो अलग है। तो 16 जेलों में जहाँ तक उनकी कैपेसिटी है करीब की 10-साढ़े 10 हज़ार प्रिजनर रखने की है। पर ऑन एन एवरेज वहाँ पे करीब 20 हज़ार के करीब प्रिजनर जो है रहते हैं। पर लगभग जो नेशनल एवरेज है, जो कि 130% है, यहाँ पे लगभग डबल है। मतलब नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जहाँ तक आपने कैटेगरीज की बात कही है, यहाँ कैटेगरीज जो है किसी टाइम पे कैटेगरीज होती थी जो कि उनके फिनेंशियल स्टेटस के हिसाब से होती थी। अगर कोई इनकम टैक्स पे होता था या ग्रेजुएट होता था जब उसने क्राइम कमिट किया है, तो उसको B क्लास मिलता था, बाकी को C क्लास मिलता था। अच्छा।
कई स्टेट्स में आप जाएंगे वहाँ ए क्लास भी है, स्पेशल क्लास भी है, पॉलिटिशियन के लिए अलग क्लास है। पर हमारे यहाँ दिल्ली में अच्छी बात यह है कि हम सबको, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, सबको हमने एक ही तराजू पे रखा हुआ है। किसी को ये नहीं कि पैसे वाला है तो उसको अलग सुविधाएं मिलेंगी या पॉलिटिशियन है तो अलग सुविधाएं ये सर मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं इस तरीके की चीजें कि, क्योंकि अगर है तो पूरे देश में सिमिलर होना चाहिए या हाँ, स्टेट ये वाइज? जो प्रिजन जो है ये हाँ। स्टेट सब्जेक्ट है। ओके। हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना एक अलग से एक्ट बना सकती है प्रिजन को कैसे मैनेज करना है, और अलग से जेल मैनुअल बना सकती है। ओके। तो इसलिए आप साउथ की जेलों में जाएंगे, वहाँ अपने अलग रूल्स हैं। नॉर्थ की जेलों में जाएंगे आप के अलग रूल्स हैं। साउथ की जेलों में जाओगे खान पान अलग है, नॉर्थ की जेलों में आओगे खान पान अलग है। अब पीछे जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने साउथ की जेलों को काफ़ी लताड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक प्रोविजन था जिसमें था कि जो नीची जाति के लोग हैं उनसे आप एक पार्टिकुलर काम करवाओगे और ऊंची जाति के लोग हैं उनसे एक पार्टिकुलर काम करवाओगे। जैसे था कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप कुकिंग का काम करेंगे। अच्छा। और अगर आप नीचे दलित हैं या वाल्मीकि हैं या आप और किसी ऐसी जाति के हैं तो आप सीवर खोलने का काम या ऐसे काम आप उनसे करवाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको काफ़ी लताड़ा है क्योंकि ये ऐसे कानून जो है। इसके पीछे तर्क क्या दिए गए थे सर? इसके पीछे क्या था कि ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, क्योंकि आप देखें हमारे देश आज़ाद होने से पहले ज़्यादातर जेलें जो है वो प्रिजन एक्ट 1894 से गवर्न होती थी। प्रिजन एक्ट 1894 मतलब जो कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था, जिसमें कि गांधी टोपी पहनना बैन था, जिसमें कि भूख हड़ताल पे जाना बैन था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो स्वतंत्रता सेनानी करते थे। वो चीज उनको बैन किया हुआ था। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय पे ये जो प्रिजन सब्जेक्ट है इसको स्टेट की लिस्ट में आ गया कि जहाँ पे स्टेट अपना कानून बना सकती है। उससे पहले जो है ये कंकरेंट लिस्ट में था जिसमें कि सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, और अगर सेंटर बना रही है तो वो स्टेट के कानून के ऊपर भारी पड़ेगा, प्रिवेल करेगा। तो अब हर एक स्टेट को पावर है कि अपने अपने प्रिजन एक्ट बना सकते हैं, अपने अपने रूल्स बना सकते हैं, और हर एक ने अपने अपने रूल्स जो है अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। तो जो मैं अब आपसे बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इनको लताड़ा है, तो क्या है कि नॉर्थ इसमें आप जाएंगे तो पहले हमारे जेल मैनुअल में भी 1988 तक हमारे जेल मैनुअल में भी होता था कि वाल्मीकि जात के हैं तो उनसे आप ये मिनिल ड्यूटीज करवाएंगे, कोई ऊंची जात का तो खाना बनवाएंगे, इस टाइप का पहले था। फिर हमने 1988 में इसको टोटल बैन कर दिया था। आपको हैरानी होगी एक चीज जान के कि जो ये वाली जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, कोई ये नहीं कि सरकार ने किसी जात के खिलाफ वो किया है। बेसिकली आप देखें क्या होता था कि कई लोग जिनको कि मैं तो जाति वगैरह कोई मानता नहीं, जो कि सो कार्ड नीची जाति के होते थे, वो कहते थे नहीं कुछ एक जॉब हमारे लिए आप रिजर्व रखो, ऐसे तो सारे जॉब जो ऊंची जाति वाले ले जाएंगे, कुछ एक जॉब हमारे लिए रिजर्व रखो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ एक जॉब होती हैं जो कि उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए या कोई और जाति के लिए किया होता है। ये नहीं कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, ये उस जाति वालों के कहने पे किया हुआ है कि ये जात हमारे लिए, मतलब ये जात पे अगर ऊपर वाली जाति वाले ले जाएंगे तो हमें तो कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए रिजर्व करो। तो शायद ये सोच के जो है सदर्न स्टेट्स है उन्होंने ये वाली बात की हुई थी। और आपको एक और मैं अच्छी बात बताता हूँ कि ज्यादातर जो ऊंची जात जो है, ये लोग ये वाला जो नीची जाति का हम काम कह रहे हैं, सीवर खोलना, सफाई करना, वो लोग इस काम को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे भी राज है। इस काम में उनको रेमिशन जो होती है, हर एक काम के लिए रेमिशन होती है, सजा में कटौती होती है। इस सजा में रेमिशन ज्यादा मिलती है, इस काम में रेमिशन ज्यादा मिलती है, इसलिए ऊंची जाति वाले compete करते हैं दूसरी जाति वालों से कि ये वाले सीवर खोलने का काम हमें दो, सफाई का काम हमें दो।
भंगी का काम हमें दो, और खाना कोई भी जाति वाला वो बनाता है। तो 1988 के बाद हमारे यहाँ टोटल चेंज हो गया था। हमने जो पहले रिजर्व किया हुआ था ये, तो वो रिजर्वेशन वगैरह बिल्कुल हटा दी थी, पर साउथ वालों ने नहीं हटाई थी, इसलिए उनको लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। अभी वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि आप जाति को कंसीडर नहीं करोगे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कह दिया कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कास्ट जनगणना की, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप जाति लिखोगे नहीं। अच्छा, ओके। अगर आप जाति लिखोगे नहीं तो मेरे हिसाब से लिखनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि किसी जाति के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कि उसकी जाति के लोगों को ज्यादा जेल में भेजा जा रहा है। कुछ जाति लिखनी चाहिए। इसलिए शुरू से अंग्रेजों के टाइम से जाति लिखी जा रही थी। इवन तो जो अंग्रेज थे उनका ये था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, पर अब जो है जब हम कास्ट जनगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें जाति लिखी जानी चाहिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कब नहीं होगा। हाँ सर, थोड़ा सा पहले चलते हैं। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा नाम जिसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं, कि ऐसा क्रिमिनल जो कि एक दूरगामी दृष्टि के साथ क्राइम को करता था। सर, कुछ उस विषय में बताइए कि चार्ल्स शोबराज का व्यक्तित्व क्या, किस प्रकार का? चार्ल्स शोबराज का व्यक्तित्व देखें, जो भी आप देखेंगे, जो प्रिजनर, बहुत सारे प्रिजनर ऐसे होते हैं जो कि जेल स्टाफ से बहुत आगे होते हैं, सोच में भी बहुत आगे होते हैं, उनको नए नए तरीके पता होते हैं। अगर आप उनको इन्वॉल्व करो जेल के रिफॉर्म्स में, आपके दे विल प्ले वंडर्स। उनका दिमाग बहुत होते हैं जिनका काम इसमें बहुत आगे चलता है। उनको एस्केप भी अगर करना है तो नए नए तरीके से एस्केप कर जाएंगे। तो चार्ल्स शोबराज की आप बात जो कर रहे हैं, चार्ल्स शोबराज काफी एक हैंडसम पर्सनैलिटी था। उसको बिकनी किलर भी कहते थे। बिकनी किलर उसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब वो गोवा, इसका पहले जो क्राइम का इसका जो फील्ड होता था, फ्रीडम था इसका, वो गोवा में था। तो गोवा में इसका कहते थे कि ये फॉरेन लड़कियां जो आती थी उनसे दोस्ती करता था, क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी इसकी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी इसकी। बोलने का स्टाइल बड़ा अट्रैक्टिव था। तो ये फॉरेन लड़कियों से दोस्ती करता था, और मेन जो दोस्ती करता था ये उनको लूटने के लिए करता था। उनको लूटने के लिए करता था, पर अगर इसको लगता है कि वो ज्यादा ड्रग होगी, ज्यादा उसमें, तो रेप भी कर लेता था। इसको ये नहीं पता था ड्रग की क्वांटिटी कितनी देनी है, ड्रग की। हाँ, तो ये रेप भी कर लेता था। और कुछ एक मर्डर के केस में भी इसका नाम आया था। मर्डर के केस भी चले थे मेरे ख्याल, उसमें बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक्विटल वगैरह ही हुआ होगा। तो मर्डर के केसेस में इसका नाम आया था, क्योंकि वहाँ के जो गोवा के जो आईजी पुलिस थे, वो बाद में हमारे यहाँ तिहाड़ में आईजी प्रिजन बन के आए। तो वो बताते थे कि उन दिनों में बीचेस वगैरह के ऊपर ना काफी ये नंगी लाशें वगैरह लड़कियों की मिलती थी। कहते हैं हम परेशान हो गए थे कि किसकी है। तो बाद में जब बहुत इन्वेस्टिगेशन किया तब पता लगा ये चार्ल्स शोबराज है। और वैसे भी जब तिहाड़ में भी था तो इसको बहुत सारी लड़कियां मिलने आती थी। इसका मैं देखता था, क्योंकि जनरली उस टाइम पे बी क्लास और सी क्लास का वो रूल था। बी क्लास की मुलाकात जैसे हम बैठे हैं ऐसे होती थी, सी क्लास की मुलाकात बीच में आयरन ग्रिल्स होती थी, एक तरफ वो होते थे, एक तरफ वो होते थे। तो मैं जब डीएस था तो मेरे कमरे में मुलाकात होती थी। इसका क्या होता था कि जब इसको कोई लड़की मिलने आती थी, खूब सूटेड बूटेड होके अपना सेंट वगैरह लगा के मिलने के लिए आता था। तो एक तरह का आप ये तो कह ही सकते हैं कि मतलब एक लेडी के लिए एक चार्म ये था। बहुत सारी लेडीज, चाहे वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इससे बहुत मिलने के लिए आती थी। और उस टाइम पे क्या होता था कि कोई एम्बार्गो नहीं था, जैसे आजकल है कि अगर कोई भी प्रिजनर से कोई मिलने आ रहा है तो प्रिजनर को पहले नाम देने होते हैं कि वो किस किस से मिलना चाहेगा, खाली उन्हीं से मिलवाया जाता है। पर उस टाइम पे ये वाला रूल नहीं होता था। तो कोई भी अखबार में पढ़ता था कि चार्ल्स शोबराज यहाँ पे है, तो उससे मिलने के लिए आ गया। वकील कोई भी है, उसको पता है चार्ल्स शोबराज या कोई स्मगलर जेल में, तो उससे मिलने के लिए आ गया। तो ये उसके बाद हमने रूल अपने सख्त किए हैं। तो इसका ये है कि इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, राइटिंग पावर इसकी बहुत अच्छी थी। जो लोगों के लिए पेटिशनें वगैरह कोर्ट के लिए बनाता था, इसकी पेटिशनें ज़्यादातर सक्सेसफुल होती थी, लोगों को रिलीफ मिलती थी। आपको हैरानी होगी, 1983 में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया
कि जेल में 85% लोग जो है 80% से मतलब ज़्यादा ही होते हैं। तिहाड़ में 85% तक गरीब तबके से आते हैं, जिसकी कि महीने की इनकम 8,000 रुपये से कम होती है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इनके लिए लीगल एड सेल बनाई जाए। तो मैंने एक लीगल एड सेल बना दी तिहाड़ के अंदर। उस टाइम पे एक ही जेल होती थी, लीगल एड सेल बना दी, और उसमें 3 वकील बाहर जो है, दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड होता था उस टाइम पे, तो उनको मैंने अप्रोच करके, आईजी भी ऑफ कोर्स, आईजी और सुप्रीटेंडेंट भी साथ थे, उनको हमने अप्रोच करके एक लीगल एड सेल खुलवाई। उसमें 3 एडवोकेट भी आने शुरू हो गए। उन एडवोकेट्स का काम यही था कि प्रिजनर्स की पिटीशन वगैरह बनाना, अपील बनाना, उनको लीगल एडवाइस देना। पर जो लोग थे, जो और प्रिजनर थे, उनको उन वकीलों के ऊपर विश्वास नहीं होता था कि वो पिटीशन, उनको ज़्यादा विश्वास होता था चार्ल्स सोबराज, उस टाइम पे सुनील बत्रा होता था, या दूसरे ऐसे प्रिजनर होते, तो उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास होता था बानिस्पत वकीलों के ऊपर। अच्छा, इसको जेल में प्रभुत्व बनाने में भी ये सब चीज़ें काम आती थी, क्योंकि व्हेन यू आर हेल्पिंग। हाँ, नहीं, प्रभुत्व बनाने में काम आती हैं। उसमें ये है कि आप पैसे, नेचुरली आप फ्री में तो काम करोगे नहीं, आप सोशल वर्कर तो हो नहीं, आप हो तो बेसिकली आपकी मेंटालिटी तो क्रिमिनल है ही। तो आप नेचुरली अगर किसी अच्छे पैसे वाले का बना रहे हो तो आप पैसे लोगे, और अगर आपको रिलीफ मिल रही है फिर तो और पैसे भी मांगोगे आप उनसे। कहा जाता है कि वो कानून में इतना रह लिया था कि उसको कानून वकीलों से ज्यादा आ गया था। हाँ, उसको कानून, खाली जेल का कानून नहीं, जेल का कानून का उस टाइम पे कहते हैं कि जो जेल मैनुअल था, जब मैं आया मेरे को पता ही नहीं था जेल मैनुअल कहाँ पे है। पंजाब जेल मैनुअल उस टाइम पे होता था, 81 में मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं था जेल मैनुअल कहाँ है। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि एक जेल मैनुअल तो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के पास है, एक चार्ल्स सोबराज के पास है। तो मैं चार्ल्स सोबराज के पास गया, उनसे जाके जब भी कोई लीगल राय, क्यों हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो कोई भी लीगल राय लेनी थी तो वो मेरा लीगल एडवाइजर था। अच्छा। तो उससे मैं पूछता था कि इसमें क्या करना चाहिए, वो रूल पढ़ के बताता था। उसके बाद मेरे ख्याल ये 2 या 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को जब पता लगा कि जेल मैनुअल है ही नहीं वहां पे, तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि जितने जेल ऑफिसर हैं सबको एक एक जेल मैनुअल दो। तो उस टाइम पे मैंने ही जाके, जो जेल मैनुअल हमारे पास 1 या 2 होते थे, उसकी मैंने 100 कॉपी करवाई जाके कनॉट प्लेस से, और 100 कॉपी, हर एक को एक एक कॉपी दी, और कोर्ट को कॉपियां दी उसकी। पहले कोर्ट उसकी कॉपी नहीं होती, ना कोर्टों के पास होती थी, ना जो जेल वालों के पास होती थी। सर, ये जो चार्ल्स सोबराज भागा था जब जेल से, तो वो किस तरीके का था कि पूरा जेल में उसने कुछ पॉइजनिंग या कुछ करी थी, और सब पूरा जेल सो रहा था, और वो लास्ट में फोटो खींचते हुए निकला था? हमने मूवीज में देखा, शायद एक मूवी आई थी मैं और चार्ल्स। ये ब्लैक वारंट देखोगे, उसमें ठीक आएगी पिक्चर, तो ये बात ठीक नहीं है। अब ब्लैक वारंट का जो सीजन 2 आएगा, उसमें इसी से बात से शुरू करेंगे, कैसे भागा था। बेसिकली क्या था कि उन दिनों में ना, जैसे मैंने आपको बताया, जो जेलर होता है और जो प्रिजनर होता है, उनका जो रिलेशनशिप होती है वो होती है होस्ट और गेस्ट वाली। तो अगर प्रिजनर अभी है, अगर प्रिजनर कोई कहता है बर्थडे मनाना है, या उसके घर में कोई शादी हुई है, कोई बर्थडे, हम सब मिलके मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं। किसी घर में कोई अफसोस होता है, वो भी सब मिलके करते हैं। हम घर वहाँ पे हवन करवाते हैं, बाहर से पंडित आता है, हवन करता है, ताकि उसको एक फीलिंग हो घर वाली। तो हम करते हैं, मतलब एक फैमिली, एक अगर आप माहौल बनाएंगे तभी आप जेल शांति से चला सकते हैं, तो आप जेल शांति से नहीं चला सकते। तो उस टाइम पे होता था, इसने जैसे कहा कि मैंने बर्थडे मनाना है, तो जो भी डिप्टी सुप्रीटेंडेंट थे उन्होंने अलाउ कर दिया। अब बर्थडे में इसने कहा मैंने कुछ चीजें बाहर से मंगवानी, छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, 16 मार्च 1986। तो उसने कहा चीजें बाहर से मंगवानी, तो बाहर से इसको अलाउ कर दिया। एक डेविड हॉल करके एक हैबिचुअल प्रिजनर होता था, वो बाहर से कुछ चीजें लेके आया, खाने पीने का सामान लेके आया। उस खाने पीने के सामान में उसने सेडेटिव्स मिला दिए। लारपोस करके कोई वो होती है, एक सेडेटिव्स होती है, वो मिला दिया। उससे क्या हुआ कि जिसने भी उसको खाया वो बेहोश होता गया। इसने खाली मिठाई नहीं दी, मिठाई के साथ 50 का नोट भी दिया, ताकि एक डबल अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो भी दिया। 50 का नया नोट था, 50 का नोट और साथ में मिठाई। तो वो खाते गए, बेहोश होते गए। इसने जो भी इम्पोर्टेंट जगह होती है, जैसे गेट कीपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हाथ में पूरी चाबी होती है, उसको इसने बेहोश किया। जो ड्यूटी अफसर होता है उसको इसने बेहोश किया। बाहर राइफल संतरी होता है, उसको बेहोश किया।
या और भी आसपास के जो लोग थे उनको इसने बेहोश किया और करके अपना रास्ता करके बाहर निकल गया। और ये अपने साथ कुछ लोगों को भी ले गया था। हाँ, टोटल शायद उस टाइम पे 13 लोग भागे थे। 13 लोग भागे थे, उसमें 2-3 तो काफी नोटोरियस थे। सभी लोग पकड़े गए थे, खाली 1 या 2 को छोड़ के। और इसने दोबारा भी अपने आप को पकड़वाया था, तो अपनी मर्जी से ही पकड़वाया था कि कुछ ऐसा था? कुछ कह नहीं सकते। हाँ। तो इंस्पेक्टर जिंदे ने इसको पकड़ा था, मतलब बाई चांस जो शुरू में पकड़ा गया था तब भी इंस्पेक्टर जिंदे थे, फिर भी वही इंस्पेक्टर जिंदे ही थे जिन्होंने इसको पकड़ा 86 के उसमें। हाँ। अफजल गुरु के लिए मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था अफजल गुरु के लिए, कि आप जिसकी जब फांसी हुई थी तो आपके अश्रु भी निकले थे। कुछ उस विषय में बताइए कि किस प्रकार का क्या था अफजल गुरु का? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा सबके लिए था। हाँ। सबके लिए। मैं कोई भी जो चीज़ मेरी नज़र में गलत है, जैसे हाँ। मेरी नज़र में किसी को भी फांसी देना जो है गलत है। मैं फांसी के बहुत खिलाफ हूँ, अभी भी खिलाफ हूँ। कई मेरे इंटरव्यू वगैरह भी छपते रहते हैं देशों में विदेशों में। क्या होता है, अगर आप हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर देखोगे, हमारा सिस्टम जो है डिसएरे में है। डिसएरे मीन्स कि 10-10 साल तक आपका ट्रायल चलता रहता है, तब आपकी कन्विक्शन हो रही है या एक्विटल हो रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक्विटल हो गया तो उनको सरकार को कानून बनाना चाहिए कि उसको कंपेंसेशन दे। और मैं कहता हूँ ये जरूर होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि आपका जो भी है, जैसे चोरी का ट्रायल है, डकैती का ट्रायल है, मर्डर का ट्रायल है, रेप का ट्रायल है, इन सब के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। अगर उस समय सीमा में नहीं होता तो जज को या पुलिस को रीजन देने पड़ेंगे या प्रोसिक्यूटर को रीजन, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराना पड़ेगा ना आपको। करेक्ट। उनको रीजन देने पड़ेंगे, और अगर रीजन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप उसमें कंपेंसेशन दो। हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा देश है, इसमें जहां आपने एक कंपेंसेशन का प्रोविजन रख दिया, जवाबदेही का प्रोविजन रख दिया, जबरदस्ती जवाबदेही का प्रोविजन रख दिया, आपका सिस्टम फराटे से चलता है। जैसे आप आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट में इन्होंने जवाबदेही का प्रोविजन रखा था। जो पीआईओ होता था उसके ऊपर ये फाइन वगैरह लगा देते थे। अब देखिए सिस्टम कितना अच्छा चल रहा था, उसकी तनख्वाह से जो है अब ये कंपेंसेशन देते थे। जहां आपने किया वो सिस्टम चलने लग जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा एक जवाबदेही कर दे और एक कंपेंसेशन का प्रोविजन रख दे, कंपेंसेशन ये नहीं कि आप खाली विक्टिम को दो, जो बेचारा जेल में रहा है वो भी तो एक इंसान है, एक आत्मा है, उसको भी आप दो, तो आप देखो आपका सिस्टम कितना अच्छा चलता है। तो जब तक ये नहीं चलता तब तक ये क्या है कि आप फांसी जो है जनरली आप देखोगे ऐसे आदमी को होती है जो अपना बड़ा वकील नहीं कर सकता। ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो जिसने बड़ा वकील कर लिया, अब जैसे आप ये निठारी का कांड देखें, उन्होंने बहुत बड़े वकील को कर लिया, दोनों छूट गए। बीसीओ मर्डर का, बीसीओ रेप का आपके ऊपर चार्ज थे, आप छूट गए। जनरली मैंने देखा है जो बड़ा हाईलाइटेड केस होता है या बहुत गरीब केस होता है, जो अपनी जो लीगलिटी के लायर वगैरह पे होते हैं, उसी को फांसी होती है। तो किसी को भी जब फांसी हुई है तो मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये आप ब्लैक प्रिंट देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा। मैं बहुत दुखी हुआ और मेरा तो ये मानना है कि फांसी की सजा होनी नहीं चाहिए। जैसे आप वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे, वहाँ क्या होता है, फांसी की सजा बहुत सारी कंट्री में नहीं है। जितने सभ्य देश हैं, ज़्यादातर सभ्य देशों में फांसी की सजा नहीं है। वहाँ क्या करते हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल कैद कर दो, जेल के अंदर रखो, अब वहीं खत्म हो जाते हो। तो आपको क्या जरूरत है कि आप जलाद की आपको जरूरत हो, बिल्कुल। जब जेल के अंदर आप वो कर। तो इसलिए मैं, अगर जो आप कह रहे हैं अफजल गुरु का, मेरा हमेशा जो है हर एक कोई भी फांसी हुई है तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और अगर आप प्रिजनर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखोगे तो आप तो एक सक्सेसफुल जेलर बन ही नहीं सकते। अगर आप सोचो कि जेलर वही होता है जो आंखें निकाल के चले, गाली गलोच करे और मारे उनको, वो जेलर नहीं होता। आज की डेट में जेलर के 3 फंक्शन है। सबसे पहला काम है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। दूसरा काम है कि जो भी यूएन के मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना, खाना देना, पीना देना, और जो भी चीज उसके एंटाइटलमेंट उनको देना।
और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के लायक बनाना प्रिजनर्स को। Okay. तो अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा तो आप ये तीसरा काम कर ही नहीं सकते। जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं कि ज्यादातर तो जेलर को ऐसा दिखाते हैं कि बड़ा मूंछों वाला है, अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। तो वो जेलर असली नहीं दिखाते। असली जेलर वही है जो जितना कंपैशनेट होगा उतना अच्छा जेलर होगा। सर, अफजल गुरु वाले फांसी का दिन कैसा रहा था? क्या था? फांसी से पहले बात हुई कुछ? देखिए, अफजल गुरु का जो था वो थोड़ा सा अनयूजुअल था। अनयूजुअल इसलिए था कि उसको जब फांसी हुई तो उसने चाय वगैरह पी, हम सब ने बैठ के चाय पी इकट्ठे। मेन जो भी फांसी होती है उसमें सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है वो मास्टर ऑफ द शो होता है। Okay. मैं तो खाली एक जैसे लीगल वो हो गया तो लीगल की वजह से एक हेडक्वार्टर का नुमाइंदा वहाँ होता था, या लीगल की वजह के होने से मैं अटेंड करता था। तो इसमें चाय वगैरह पी हमने इकट्ठे। तो उसके बाद उसको हमने कहा कि तूने अपने जो क्षेत्रवासी हैं, क्योंकि हो सकता है तेरे जाने के बाद जो है फांसी के बाद वहाँ राइट्स वगैरह हो, तो आपने कुछ लिख के देना, संदेश देना चाहते हो आप दे सकते हो। बहुत अच्छा संदेश लिखा, शांति का संदेश उन्होंने लिखा। वो हमने उनको भेज दिया था, उनकी वाइफ को दे दिया था। उसका नतीजा था कि वहाँ कोई राइट्स वगैरह नहीं हुए इसके जाने के बाद। नहीं तो और आप देखो जब मकबूल भट्ट गए थे या दूसरे लोग, काफी राइट्स हुए थे, तो इसमें कोई राइट्स नहीं हुए। इन्होंने शांति का संदेश। तीसरा, इन्होंने एक बॉलीवुड का बड़ा मशहूर गाना है जिसमें है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। मतलब वो कह रहे कि अपना जीना, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अगर आपने असली जीना है तो आप दूसरों के लिए जियो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अनयूजुअल थी मेरे लिए, और ज़्यादा। मैं वैसे भी फांसी को अच्छा नहीं मानता था, ये मेरे लिए और ज़्यादा अनयूजुअल था, जिससे कि मुझे ज़्यादा दुख हुआ। देखिए क्या होता है, गांधी जी ने भी कहा था कि आप क्राइम से घृणा करो, क्रिमिनल से घृणा मत करो, है ना। हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। तो वो तो एक आत्मा है हमारे सामने, जो भी जिसकी जान गई वो भी एक आत्मा है, हम सब एक आत्मा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उस आत्मा जाने से उसने जब बताया कि मैं असली क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी, मैं सोशल वर्क वगैरह में काफ़ी मैं लगा रहा था, एनजीओ वगैरह चला रहा था। तो ये उसने बताया, और कहने लगा अगर मैं क्रिमिनल होता, मैं अपने बेटे को जो है डॉक्टरी थोड़ी करवाता, एमबीबीएस थोड़ी करवाता। इनका बेटा एमबीबीएस कर रहा था, गालिब, मुझे नाम याद है उसका अभी भी। तो इसलिए मुझे उस थोड़ा सा ज़्यादा दुख हुआ था, ना कि ये कि वो टेररिस्ट है इसलिए मुझे दुख हुआ, नहीं, खाली उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटी थी जिससे कि मुझे दुख हुआ। सर, आपने 8 बार मेरे ख्याल से फांसी की प्रक्रिया देखी है, कैसी होती है फांसी की प्रक्रिया पूरी? देखिए, फांसी क्या होता है कि मैंने 8 फांसियाँ देखी। जैसे मैं जेल पे गया था, 81 में गया था, तो 82 में पहली फांसी हुई रंगा बिल्ला की। उसके बाद फिर हमने फांसी देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट की। उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह की देखी, जो कि विद्या जैन मर्डर केस में थे, जिसमें डॉक्टर जैन जो है मुख्य आरोपी थे। उसके बाद इसका देखा हमने, ये सतवंत सिंह केहर सिंह की फांसी देखी। फिर लास्ट पे मैं जो देख के आया हूँ अफजल गुरु की देख के आया। तो 8 फांसियाँ मैंने टोटल देखी। फांसी की प्रक्रिया, जब मैं फांसी को छोड़ के आया था उस टाइम की फांसी की प्रक्रिया और जो आज की फांसी की प्रक्रिया है, इसमें अब काफ़ी अंतर आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को काफ़ी चेंज किया है। एक शत्रुघ्न चौहान की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा हुआ है कि जैसे भी किसी प्रिजनर का जो है ब्लैक वारंट इशू होता है, ब्लैक वारंट तब इशू होता है जब उसकी जुडिशियल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से उसका रिजेक्ट हो गई अपील वगैरह, या उसने सुप्रीम कोर्ट में डाली नहीं, तो उसके बाद आप ब्लैक वारंट इशू करवाते हैं। मतलब उसके बाद मर्सी पिटिशन वो डालेगा, मर्सी पिटिशन जब रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद ये ब्लैक वारंट की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। तो मैं अब का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। आपका क्या प्रोसीजर है? आपका ये है कि जैसे ही आपका ब्लैक वारंट इशू हुआ, आप उसको जो है अलग रखते, आइसोलेट कर देंगे उस प्रिजनर को। उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कि
सीसीटीवी लगा हुआ है और राउंड द क्लॉक आप उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एक सेंट्री को वहाँ लगा के। दिन रात वहाँ पे जो है सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और दूसरे ऑफिसर जो है विजिट करने हैं, और एक वहाँ पे किताब रखी जाती है जिसमें कि लिखा जाता है कि इस टाइम पे उसका क्या हाल था, टाइम टू टाइम खाना वगैरह उसने खाया नहीं खाया, पूरा उसका एनालिसिस होता है। उसके जो कपड़े होते हैं फालतू कपड़े निकाल लिए जाते, खाली एक जोड़ी कपड़ा होते हैं। जो पजामा है उसमें जो नाला वगैरह होता है वो निकाल देते हैं ताकि सुसाइड ना कर ले। जो बर्तन होते हैं वो भी निकाल देते हैं, बाहर रखते हैं। कानून ये कहता है उस टाइम पे खाली उसको जो है धार्मिक किताब देंगे। अगर मुस्लिम मांगता है वो कुरान को मांगता है, जो किताब मांगे धार्मिक तो उसको दो। कोई वेद मांग रहा है, कोई गीता मांग रहा है, जो भी, या बाइबल मांग रहा है, जो भी वो मांग रहा है उसको आप वो वाली किताब दो उसकी चॉइस से। और इनफैक्ट पहले तो हमारे मैनुअल में ये भी होता था, और अभी कई उनमें कंट्री में है भी, कि वहाँ पे वो प्रीस्ट को अलाउ करते हैं कि प्रीस्ट जाके उनको जो है एक हिम्मत दे, एक शांति उससे उनको ये अपनी फांसी की सजा काटे वो, उसके लिए उसको विजिट करने के लिए अलाउ करते हैं। अब क्या है कि जैसी ब्लैक वारंट इशू होता है, आपने उसको अलग सेल में रखा, आप ब्लैक वारंट की कॉपी उसके घर वालों को देंगे ताकि फिर उसको चैलेंज करना चाहिए। ब्लैक वारंट का मतलब क्या होता है, ब्लैक हाशिया होता है, उसमें टाइम और डेट लिखी होती है कब आपने उसको हैंग करना है, तो उसके घर वालों को भी देंगे। तो उसके बाद जो है आप उसके ऊपर नजर रख रहे हैं पूरा। जनरली 15 दिन का टाइम जो है इसमें होता है ब्लैक वारंट इशू होने में और लटकाने में। उसके बाद क्या होता है कि आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। अब ये कंपलसरी कर दिया कि आप उनके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे और घर वाले आएंगे मिलना, जिसे भी वो मिलना चाहे वो उसको मिल सकता है। इवन प्रेस वाले भी जो है उनको भी राइट है, वो भी अगर मिलना चाहे मिल सकते हैं अगर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। ओके। तो इसके बाद हो गया ये 15 दिन तक ये सिस्टम चलता रहा। उसके बाद जो है जिस दिन फांसी होती है उसमें आपको एग्जीक्यूशनर को, पहले जब अफजल गुरु का हुआ था तब एग्जीक्यूशनर को बुलाना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं था, अब एग्जीक्यूशनर को बुलाना जरूरी हो गया। एग्जीक्यूशनर को बुलाएंगे और फांसी वाले दिन जो है एग्जीक्यूशनर होगा, सुपरिटेंडेंट जेल होगा, सिक्योरिटी स्टाफ होगा, एक मैजिस्ट्रेट होगा जो कि उससे पूछता है, जिसको आखिरी इच्छा वो हम कहते हैं ना, लास्ट विश। हाँ, जो उससे पूछता है तेरी आखिरी इच्छा प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, जो उसके पास मेटेरियल थिंग्स हैं उसके बारे में तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो अपनी आखिरी वो बताता है कि मेरे पास ये पैसा है या ये प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे कर दो। क्योंकि आप देखेंगे वैसे भी जनरली क्या होता है, दिल्ली में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप जो विल वगैरह करते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरज के ऊपर जो है एक मैजिस्ट्रेट जाते हैं। एसडीएम जो रजिस्ट्रार होता है वो एसडीएम के नीचे काम करता है। तो यहाँ पे एसडीएम आता है और वो उनकी जो विल वगैरह जो रिकॉर्ड करता है, और वो जब विल रिकॉर्ड कर लेता है फिर काले कपड़े वगैरह पहना के उनको जो है जो जहाँ पे न्यूज़ होती है, फांसी का फंदा होता है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे जाके जब सुपरिटेंडेंट इशारा करते हैं तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो लीवर खींच देता है, जिससे कि आदमी एकदम झटके से जो है वो नीचे गिरता है और गले में उसके रस्सी होती है। और 2 घंटे के बाद डॉक्टर जो है डिक्लेयर करता है कि जान निकल चुकी है। उसके बाद जो है जब डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है कि जान निकल चुकी है, उसका जो है फिर पोस्टमार्टम होता है। पहले पोस्टमार्टम नहीं होता था, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम इसलिए होता है देखने के लिए कि जो आपने उसको एग्जीक्यूट किया है वो एज पर लॉ किया। क्योंकि मैंने सुना था पहले कि एक आदमी को आपने लटकाया तो उसकी गर्दन ऊपर रह गई, और अगर आपने तरीके से नहीं लटकाया तो गर्दन ऊपर रह गई, वो बॉडी नीचे गिर गई। तो ऐसा होता है। तो इसलिए उस कोर्ट को बताने के लिए कि आपने जो एग्जीक्यूशन किया है एज पर लॉ की है, तो ये करके इसके बाद आपको जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, तो बॉडी के लिए अगर गवर्नमेंट कहे कि बॉडी इसके घर वालों को दे दो तो घर वालों को दे देंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि बॉडी इसके घर वालों को ना दो क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, तो बॉडी आप उसके घर वालों को नहीं देंगे। जेलर की ड्यूटी है क्रीमेट करना या बरी करना, जो भी है वो उसकी जेलर की ड्यूटी है। उसके बाद जो है आप कोर्ट को जो है जो ब्लैक वारंट जिसने इशू किया है
उसको आप डॉक्टरी सर्टिफिकेट लगा के ये उनको कोर्ट को बता दो कि जो आपका आज्ञा थी, जो आपका ऑर्डर था, उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया और ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, ही नो मोर एग्जिस्ट। सुब्रत रॉय एक जेल में आए और कहा जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा एक लेविश स्टाइल जेल भी मिली, तो कुछ इस विषय में बताइए कि सच में ऐसा था? सुब्रत रॉय का किस प्रकार से जेल में समय बीता? देखिए क्या होता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई पैसे वाला आता है, मतलब फाइनेंशियली ही इज इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकली ही इज इन्फ्लुएंशियल, या बदमाशी में ही इज इन्फ्लुएंशियल, गैंगस्टर है बहुत बड़ा, हमारा सिस्टम जो है मैंने देखा है कोलैप्स होते हुए देखा है। ज़्यादातर केसों में मैंने सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देखा है। तो खाली सुब्रत राय सहारा के बारे में तो मैंने किताब में भी लिखा हुआ है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया था। और भी जैसे आप सुकेश चंद्रशेखर का आप देख रहे हो गया, आजकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। ऐसे ही जैसे पॉलिटिकल बिग आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जब पप्पू यादव वहाँ पे थे, बिहार की जेल में थे, शहाबुद्दीन बिहार की जेल में थे, इनको दिल्ली में तिहाड़ जेल में लाया गया था क्योंकि वहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो ऐसे लोग जो होते हैं मैंने देखा है सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स अगर नहीं भी करता तो इस तरीके से हो जाता है कि जो प्रिजनर चाहता है वैसा होता है। देखिए क्या होता है, वीआईपी फैसिलिटी क्या होती है, मैं आपको आज बताता हूँ वीआईपी फैसिलिटी क्या होती है। 3 तरह की वीआईपी फैसिलिटी, 3 तरह के मतलब आप लगा ले, रोटी, कपड़ा और मकान, ये वीआईपी फैसिलिटी होती है। सबसे पहले मकान की बात करें, अगर आपने सेल अच्छी दे दी उसको प्रिजनर को रहने के लिए, वो हो गया मकान। उसके लिए किसी एक्सटेंड तक भी जो है वो ब्राइब देने के लिए तैयार रहता है। दूसरा हो गया कपड़ा, कपड़े में आपका खाना भी आ गया, तो आप बाहर से मिलने के लिए आपका आ रहा है, आप जिस टाइम पे वो आ रहा है आप उसको मिलने दो। वैसे क्या होता है, जो मिलने का टाइम होता है सुबह 10 से 12 तक होता है जनरली, पर वो शाम को भी आ रहा है, मिलने दो। दूसरा वो चाहता है कि उसकी मुलाकात फेस टू फेस हो, फेस टू फेस हो। तो ये हो गया आपका कपड़ा। तीसरा हो गया रोटी। रोटी में क्या होता है, वो ये चाहता है कि खाना उसका जो है घर से आए या किसी 5 स्टार होटल से आए या बाहर से, जो भी आप ब्लैक वर्ल्ड देखेंगे तो उसमें दिखाया कि चार्ल्स सोबराज का खाना मोती महल से आता था, तो उसकी होता है कि खाना उसका बाहर से आए। तो 3 डिमांड होती है। इन 3 डिमांड के लिए जिसकी जो पैसे वाले की हैसियत होती है या जो पॉलिटिशियन की हैसियत होती है, अपनी पूरी हैसियत जो है वो लगा देते हैं ताकि ये 3 चीजें उनको जेल में मिल जाए। मतलब वो जेल बैरक जो होती है वो 5 स्टार कमरे से कम नहीं होती है, आप इसको कह सकते हैं, पर जेल तो जेल ही होती है, उसमें 5 स्टार वगैरह तो क्या होता है। बाकी ये जेल तो, क्योंकि जेल में आप अगर चाहें एसी लगाना, एसी आप लगा नहीं सकते क्योंकि आयरन ग्रिल्स होती हैं, एसी नहीं लग सकता। पंखा ही होता है, रहना आपको पंखे में ही है। हाँ, ये मैंने जरूर देखा है कि कुछ एक इन्फ्लुएंशियल लोगों में उन्होंने टाट पट्टी होती है वो लगा दी थी आगे, उसको पानी से वो भिगोते रहते थे ताकि अंदर ठंडी हवा जाए। बाकी अगर आप सोचो 5 स्टार में तो आप एसी कई चीजें कल्पना कर सकते हो, वो नहीं होता। जहाँ से सुब्रत राय सहारा का आपने नाम लिया है, ये पहले जेल में था, उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑन द सजेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इनको कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रख दिया था। जेल के अंदर नहीं थे, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रख दिया था। उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इन्होंने सब चीजें जो है ग्रैब कर ली थी। मैं देख के बड़ा हैरान होता था कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं इनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। मेरा खून खोलता था कि इनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं हमारे सीनियर ऑफिसर। फिर यही वाली बात जाके मैंने केजरीवाल जी को बताई। केजरीवाल जी तो बड़े गुस्से में आए कि ये ऐसे हो रहा है। तो फिर केजरीवाल जी ने किया कुछ नहीं, ये बात दूसरी है, पर मैंने ये बात केजरीवाल जी को बताई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं तो जो उस टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल थे उनको मैं दुश्मन नजर आने लग गया। तो उन्होंने मुझे, नहीं तो जब एक आदमी की रिटायरमेंट होती है बड़े गाजे बाजे के साथ उसको जो है वो रिटायर करते हैं। मैं जिस दिन रिटायर हो रहा था मुझे उस दिन चार्जशीट पकड़ा दी, क्योंकि मैं उनके पास चला गया था, केजरीवाल जी के पास चला गया था
अगर मुझे पता होता कि इतने इनइफेक्टिव हैं तो शायद मैं उनके पास ना जाता, पर मैं चला गया था तो उसका नतीजा मुझे इस तरीके से देना पड़ा। सिस्टम इज सो वीक। सिस्टम इज सो वीक। मैंने देखा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, हम पुराने टाइम पे सुनते थे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुमका कौवा मोती खाएगा। और अब वही है जिसकी आज की डेट में आप देखेंगे कि जिसकी कुछ चलती है, पावर है, वो अपनी पावर का गलत रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और सरकारी नौकर जो है उसको खाली एक काम है कि ऊपर की कमाई कितनी है। आप तनख्वाह बेशक उनको जो है 10 गुना बढ़ा दो, पर उसकी एक ही बात होती है, ऊपर की कमाई कितनी है। जब आपके सीनियर मोस्ट ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर या उनसे जो बैठे हैं, जब उनको पैसा चाहिए, वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आप नीचे वाले उससे तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ईमानदार रहेंगे। सर इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि यू डायरेक्टली मेट विद मिस्टर अरविंद केजरीवाल, हाँ, और उसके बाद जब चीजें रन नहीं हुई तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? और मुझे चार्जशीट मिल गई। हाँ। अच्छा, मैं कहता हूँ, मैंने आपसे जब हम आ रहे थे मैं तब भी कह रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। अगर मुझे, मैं कहता हूँ चार्जशीट जो दी, भगवान उनका भला करे कि जिन्होंने मुझे चार्जशीट दी, क्योंकि अगर मुझे चार्जशीट ना मिलती मैं कभी भी किताबें ना लिखता। अब मैंने दबादब 3 किताबें लिख दी, अभी 2 किताबें और आ रही हैं। we all are waiting. तो जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आपको भी मैं बता रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं, कि कभी भी भगवान की कोई चीज की है तो उस पर क्वेश्चन मत करो, बस भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान तेरी कृपा है, जो भी है, जो तुम्हें ठीक लगे वो है, आप हरी इच्छा ये हुआ है। तो आप देखना आपका हमेशा अच्छा होगा। कभी कोई अगर गलत करेगा भी तो उसको उसका इतना तकड़ा वो भगवान प्रतिफल देगा कि वो हर एक को अपने कर्मों का फल तो यहीं पे भुगत रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने भुगता भी है। ऐसा हम कह सकते हैं कि सर ईमानदार व्यक्ति की पूछ थोड़ी सी कम है सिस्टम में। वो जो गाना था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। पर अल्टीमेट मैं आपको बताऊं, बढ़िया बात बता रहा हूँ, आपको सुनने वालों के लिए बता रहा हूँ, अल्टीमेट जीतता सच है। बेशक आपको भुगतना पड़ेगा। आप एक तरफ तो कहते हो कि ट्रूथ इज गॉड। आप क्यों कहते हो ट्रूथ इज गॉड? अगर ट्रूथ गॉड है और आप ट्रूथ के उस पर चल रहे हो तो पक्की बात है आप जीतोगे। खाली देर सवेर की बात है। आशावादी रहना चाहिए सर। आशावादी नहीं, ये फैक्ट है। अब मैं जिस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ उसको आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज का जो 10 नियम है उनके, उसमें एक नियम ये है, 2 नियम मैं बताऊंगा जो जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस किया। एक नियम तो ये है कि आपको सत्य को अपनाने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत में हमेशा तैयार रहना चाहिए, सत्य को अपनाने और असत्य को छोड़ने के लिए। कोई ये नहीं होता कि मैं हमेशा सत्य बोला तो अब मैं सत्य ना हूं। हमेशा आपको उद्यत रहना चाहिए सत्य को अपनाने और असत्य को छोड़ने के लिए। दूसरा नियम है आर्य समाज का, वो ये कहता है कि हर एक को अपनी उन्नति में संतोष नहीं करना चाहिए, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हाँ। अगर आप दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझोगे तो भाई साहब इट मीन्स कि जो आप दे रहे हो आपको वही वापस मिल रहा है। आप दूसरे की उन्नति में खुश हो तो वो भी आपकी उन्नति को देख के खुश होगा। उसे एक ऐसा आपका एक इको लेवल क्रिएट होगा जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी, सब पूरे समाज का उत्थान होगा, सारे समाज का उत्थान। इसलिए आप देखेंगे आर्य समाज के जितने डीएवी स्कूल हैं इनके चल रहे हैं, गुरुकुल इनके चल रहे हैं, बड़े बड़े इनके वो हैं हाउस चल रहे हैं। सर अभी हम बात कर रहे थे करप्शन की। जेल में इतना करप्शन है क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जेल में क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेल में हो नहीं सकती। कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ। और हर चीज क्यों हो सकती है? जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। हाँ। तो व्हाई दिस करप्शन? देखिए ये ना पूरा जो चीज बाहर होगी, ये हमारी सोच में गलती होगी कि जो चीज बाहर हो रही है वो जेल के अंदर नहीं होगी।
जो जेल बाहर हो रही है, बाहर अगर करप्शन का बोलबाला है, हाँ। मुझे बहुत दुख होता है कि जैसे आजकल का मैं माहौल देखता हूँ, जो मैं अगर पिछले 15-20 साल का देखूं, 15-20 साल में करप्शन बहुत बड़ी है। हम पता नहीं कितनी चीजें होती, मतलब वाकई भगवान सारे, करप्शन बहुत बढ़ रही है। करप्शन के लिए हमें सरकार को चाहिए कि कुछ करना चाहिए। तो क्या होता है, करप्शन का मतलब क्या है? करप्शन का मतलब ये है कि आप गरीबों का खून चूस रहे हो। करप्शन क्या होती है? करप्शन में आप जो गरीबों के लिए पैसा आता है, दलितों के लिए पैसा आता है, दूसरी उनके लिए जो जनजातियों के लिए पैसा आता है, उस पैसे को आप उनके ऊपर इस्तेमाल ना करके करप्शन के जरिए उसको साइफन आउट कर रहे हो। आप गरीबों का खून पी रहे हो। तो करप्शन जो जब बाहर है तो जेल में तो होगी, इसमें आप उसको एक एक्सेप्शन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, जेल की बारे में मैं आपको बताऊं, जेल में जो एक्सट्रैक्शन होता है ज्यादातर पैसे वालों से होता है। जो बाहर जो होता है, बाहर तो गरीबों से भी पैसे खींचते हैं। बिना पैसे के काम हो नहीं सकता। यहाँ तो एक चीज है। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं जेल की क्या है, कि मैंने पीछे एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वे आई थी, बहुत पहले आई थी। उसमें उन्होंने जो 40 पब्लिक सर्विसेज हैं जो दिल्ली की, उसमें कहा था कि इसमें कितनी करप्शन है। जैसे डीडी टॉप पे था, एमसीडी टॉप उस पे नंबर 2 पे थी, पुलिस नंबर 3 पे थी, है ना। जेल का 16 नंबर था। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, जेल में अभी भी करीब करीब 30% स्टाफ ऐसा होगा, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, 2016 में जब मैंने छोड़ा है, 30% स्टाफ ऐसा है जो कि पैसे लेगा ही नहीं, आप उनको दे रहे हो नहीं लेगा। पर जेल में जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो आपके इनएफिशिएंट स्टाफ है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारी जो वर्किंग जो है डगमगा जाती है। सर, जेल में इतना क्राइम कैसे हो जाता है? अगर पुलिस हर समय चौकन्नी रहती है, पुलिस हर समय मॉनिटर कर रही है, तो जेल में बहुत क्राइम होता है। जेल में ऐसे क्राइम कैसे हो जाता है? देखिए, पहले मैं तो आपको बताऊं कि जेल में कौन सा क्राइम होता है। प्रिजनर की कोशिश होती है, जो चीज आपने उनको मना की है, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, आप उनको मना करोगे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। आप कहोगे नकल नहीं मारनी, वो नकल जरूर मारेंगे। मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो आप मना कर रहे हो वो अपना दिखाने के लिए कि अब बड़े दिलेर है, वो जरूर करेंगे। ऐसी जेल में जैसे बहुत सारे एक्ट हैं कि उसमें होता है कि आपने गाली नहीं निकालनी, आपने तेजी से नहीं बोलना, आपने किसी को चोट नहीं पहुंचानी, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। अच्छा, और क्या है, आप तिहाड़ की बात मैं करूं तो यहाँ बीड़ी सिगरेट सब बंद है। बीड़ी सिगरेट अंदर नहीं जा सकती। उससे पहले बीड़ी सिगरेट हम जो है जेल के अंदर बेचते थे कैंटीन के जरिए, वो बहुत बड़ा रिवेन्यू अर्न करते थे हम। तो उन दिनों में फिर स्मैक आनी, 93-94 की बात कर रहा हूँ, तो स्मैक वगैरह का एक नशा आया था उसमें जेलों में। तो हमने कहा उस नशे को दबाने के लिए हम लोगों ने बीड़ी सिगरेट वगैरह बंद कर दी। उससे क्या हुआ, जो प्रिजनर जो थे जिनको नशा चाहिए, वो स्मैक के नशे के ऊपर ज्यादा कोशिश ना करके बीड़ी और तंबाकू के ऊपर लग गए। मतलब एक बड़े एविल से छोटे एविल ने उसका स्थान ले लिया। उसके बाद जो ज्यादातर हमारे यहाँ जेल में जो है, जो स्टाफ के ऊपर जो पनिशमेंट की होती है, या प्रिजनर्स के पास जो ज्यादा पनिशमेंट हम उनको देते हैं प्रोहिबिटेड आर्टिकल रखने के लिए, वो ये तंबाकू वगैरह से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा होता है मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो है, प्रिजनर की कोशिश होती है कि जो खासकर जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, उसकी कोशिश होती है कि मोबाइल फोन उसके पास जरूर हो, क्योंकि उसके पास अगर मोबाइल पहुंच गया, मोबाइल कैसे पहुंचा इसके भी मैं आपको भी तो इसके बाद में आऊंगा। मोबाइल इसके पास एक बार आ गया, उसके बाद वो किसी को भी एक्सटॉर्शन कॉल कर सकता है, किसी को भी थ्रेट कर सकता है, किसी को मारने की धमकी दे सकता है। अब जैसे लारेंस बिश्नोई वगैरह, नाम मेरे को लेना नहीं चाहिए, मैं नाम लेता नहीं जल्दी, तो उसका आप देखो जेल से इंटरव्यू दे रहा है। और अगर आपके मोबाइल है तो आप व्हाट्सएप पे भी इंटरव्यू दे सकते हो, आप दूसरे वैसे भी इंटरव्यू दे सकते हो।
मोबाइल आपके पहुंच गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए जितने हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं इनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से इनके पास मोबाइल पहुंचे। ये मोबाइल कैसे लेते हैं, या तो कास्ट कनेक्शन देके, मैंने आपको बताया करीब करीब हमारे जो नकारे लोग जिनको होते हैं, इनएफिशिएंट लोग मैंने जो बताया, उनका संख्या काफी ज्यादा है। ओके। तो वो लोग जो नकारे लोग होते हैं वो कास्ट कंसिडरेशन के ऊपर या और कंसिडरेशन के ऊपर अपनी जान पे खेल के भी वो चीज मोबाइल वगैरह अंदर पहुंचा देंगे अगर उनकी जाति का। देखिए जितने भी गैंगस्टर होते हैं ये धर्म के ऊपर नहीं बनते, गैंगस्टर जितने भी बन रहे हैं जात के ऊपर बन रहे हैं। और ज्यादातर गैंगस्टर को आप देखेंगे अपनी जात को बड़ा बड़ा करके वो ग्लोरीफाई करता है, जैसे कि उसने कोई मर्डर कर दिया, 10 मर्डर कर दिए, या एक्सटॉर्शन कर दिया, या ये कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी ने मतलब इससे पता लगता है कि हमारा मोरल डिग्रेडेशन कितना ज्यादा हो रहा है। किसी टाइम पे होता था किसी कोई बाहर क्राइम होता था, किसी ने बेटी के साथ रेप किया या किसी ने मर्डर किया किसी उसको पंचायत जो होती थी उसको वहां से गांव निकाला दे देते थे। वो कहते थे कि इनके रिश्तेदार से भी कोई शादी नहीं करेगा। तो पुराने टाइम पे ऐसे होता था। तो अब के टाइम पे, अब जो आपका टाइम है, इसमें ग्लोरीफाई होते हैं वो गांव वाले। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा हीरा उन्होंने पैदा किया जिसने 10 मर्डर कर दिए। अब तिल्लू तेजपुरिया का देखें, जब उसका मर्डर हुआ, जब उसकी बॉडी को ले जा रहे थे, कह रहे पूरा का पूरा तेजपुर गांव जो है उसमें आया हुआ था। या आप टेररिस्ट का देखते हैं कश्मीर में और जगह, पूरा का पूरा गांव में पहुंच, हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। शहीदों के उसमें इतने लोग नहीं पहुंचते जितने इनके अंतिम संस्कारों में पहुंच जाते हैं। ये सारा मोरल डिग्रेडेशन है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। और अभी तो क्राइम दिल्ली का अगर हम कहें तो मेरे ख्याल तो खाली 20% क्राइम जो रिपोर्ट होता होगा, 80% क्राइम तो रिपोर्ट ही नहीं होता। क्राइम तो बहुत ज्यादा होता है। तो बात जो हम कर रहे थे मोबाइल पे कर रहे थे, मोबाइल एक बार अगर आपके पास गैंगस्टर के पास पहुंच गया तो वो हैवक क्रिएट कर देगा। मोबाइल कैसे आते हैं, एक तो हो गया बहुत बड़ा मिली भगत से आते हैं। अब कई हैं, कईयों का बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा विशाल होता है, जैसे नाइजीरियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना विशाल होता है कि इनकी बॉडी कैविटी में 2-3 मोबाइल आ जाते हैं। अब जितनी मर्जी सर्च कर लो अच्छे तरीके से, इनकी बॉडी कैविटीज में आ जाते हैं। फिर थ्रोइंग के हैं, थ्रो बाहर से, क्योंकि क्या होता था, हमारा कानून ये कहता है कि जेलें जो है म्युनिसिपल लिमिट से बाहर होंगी, पर इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां भी पहले पुराने अंग्रेजों के टाइम की जेलें थी, हमारी जेल भी तिहाड़ भी 1958 में ये बनी थी। तो अब इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कि वो जेलें बिल्कुल सिटी सेंटर बीच में आ गई। उसका नतीजा ये है कि आप बाहर से कुछ भी अगर थ्रो करोगे सीधा जाके जेल के अंदर गिरेगा। तो उस चीज का फायदा उठाते हैं, बॉडी कैविटी में छुपा के ले आते हैं, मिली भगत से छुपा के ले आते हैं। आप देखें स्मैक वगैरह के कई केस में वो क्या करते हैं, स्मैक को एक छोटी सी पुड़िया में बांधा, पुड़िया को जो है निगल लिया, और जब वापस जब जेल में आए, कोई भी ऐसा यंत्र नहीं होता अगर पेट में आपने वो कोई पुड़िया को रखा हुआ है जो कि उसको डिटेक्ट कर ले, अनलेस कि आपने कोई एक्सरे स्कैनर्स वगैरह ऐसे लगा दिए हैं, बॉडी स्कैनर्स लगा दिए हैं जो देख लेंगे कि आपकी बॉडी में स्मैक की पुड़िया पड़ी हुई है। क्या होता है कि बॉडी स्कैनर के लिए 20 साल पहले का प्रपोजल चल रहा है, अब तक ये मैटेरियलाइज नहीं हुआ। तो स्मैक की पुड़िया बनाई, कोर्ट में गए, कोर्ट में उनके रिश्तेदारों ने उनको स्मैक दी, पुड़िया बनाई और उसको जाके निकल गए। और जब जेल में आके वो वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग करके वो पुड़िया बाहर आ जाती है। ये मतलब एक बड़ा आम मोड है जेल के अंदर स्मैक लेके आने का। और होता क्या है, ट्रेंड होते हैं मतलब किस, हाँ, वो उसको लेके अंदर आया। और ये मैक्सिमम यूज करने किया हुआ ये वो है मेथड है जेल के अंदर। कई बार क्या हुआ है कि जैसे वो अंदर वो रखी होती है पुड़िया वगैरह रखी है, कई बार पुड़िया फट जाती है जेल के अंदर। बॉडी के अंदर ही तो बड़े सारे केमिकल्स वगैरह फट जाती है। और 2 या 3 लोगों को मैंने देखा है मरते हुए देखा है। इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप आके स्मैक को जो कुछ दिनों तक जो है आप मजा, जो भी उसका वो मजा है आप उसको ले सकते हैं।
तो मोबाइल का मैंने आपको बताया, एक थ्रो के थ्रू भी आ जाते हैं, ऐसे ड्रग्स भी थ्रो के थ्रू, बॉल होती है, बॉल के अंदर डाला, अब ब्लैक करंट देखेंगे उसमें उसमें दिखाया हुआ है कि बॉल के अंदर जो है ड्रग्स डाली और वो कर दी। तो क्या होता है जेल में, करीब करीब जैसे अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, दिल्ली में 8% के करीब प्रिजनर ऐसे होते हैं जो कि जेल में आने से पहले ड्रग एडिक्ट होते हैं। ओके। जो शराब एडिक्ट हो गए तो वो तो उनको अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अगर आप ड्रग एडिक्ट को जो है, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, डिटॉक्सिफाई उनको नहीं करोगे, अच्छा। वो किसी तरीके की भी मिसचीफ कर सकते हैं, वो आपको मार सकते हैं, अपने आप को मार सकते हैं, आपको मार सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कई सारे ड्रग एडिक्ट का देखा है कि वो जैसे सप्लाईज वगैरह जेल के अंदर आती हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाईज आती हैं, वो क्या कहते हैं, बोरों के अंदर छुप जाएंगे। एक बार तो क्या हुआ कि वो ट्रक के जो टायर और उसके जो ऊपर बम्पर होता है उसके बीच में छुप गए। तो ये तो अचानक उसने जब जोर से वो ब्रेक मारी उसने गेट के पास आने से, नीचे गिर गया और टायर के नीचे आ गया, मर गया। तो ड्रग एडिक्ट कुछ भी कर सकता है। एक ड्रग एडिक्ट ने क्या किया कि रात के टाइम मिल नहीं रहा था, तो रात के टाइम मिल नहीं रहा था तो हम बड़े परेशान कि कहाँ चला गया वो। दरअसल उसने भागने की नीयत से दीवार फांद दी, दीवार फांद के बाहर चला गया। जब दीवार फांद के बाहर चला गया, उसको ये लगा दीवार फांद के बाहर चला गया। पर हमारे यहाँ जो है जेलें, 3 जेलें जुड़ी हुई हैं, जेल नंबर 1, 2, 3 जो है जुड़ी हुई हैं। उसने जेल नंबर 3 से दीवार फांदी थी, उसको ये नहीं पता था कि वो जेल नंबर 2 में पहुंच गया। वो जेल नंबर 2 में पहुंच गया था, तो हम ढूंढ रहे सारा, तो वहां छुप के बैठा रहा वो। तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि उसका ड्रग डी एडिक्शन के जो है वो, इसके जो विड्रॉल के इतने सिम्टम्स होते हैं ड्रग विड्रॉल के, कि आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जब वो छुप के बैठा रहा तो रात के 3 बजे जो है वो एक हमारा सिपाही ड्यूटी दे रहा था, उससे पूछता है भाई साहब बस स्टॉप कहाँ पे है? उसको कहता है बस स्टॉप कहाँ है? तो वो समझ गया कि ये कोई बंदा जेल से भागा हुआ है। तो उसने उसको पकड़ा और काबू करके फिर उसको लेके आया। तो ये ड्रग एडिक्ट जो है कुछ भी कर सकते हैं, दीवार को तोड़ सकते हैं। सर क्या करते हैं इनके लिए हम लोग की? हाँ, उनके लिए और ये पता कैसे चलता है? शुरुआत में हम लोग पता कर लेते हैं इसको पहले से ही जब वो कैदी आते हैं, या ये प्रक्रिया है कुछ अंदर? हाँ, ये जैसे ये हमारा कानून ये कहता है कि जैसे कोई बंदा आएगा तो सबसे पहले दिन उसका मेडिकल मुलाजा होगा। मेडिकल मुलाजे का मतलब ये है कि डॉक्टर जो है उससे पूछेगा, जैसे कोई शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी का हार्ट अटैक है, किसी कुछ भी बीमारी है, वो अपनी बीमारी डॉक्टर को बताएगा, ताकि पहले दिन से, क्योंकि हम बाहर से दवाई अलाउ नहीं करते, ताकि पहले दिन से जो है उसको उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ताकि उसकी सेहत को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर कोई कहता है कि वो शराब रोज पीता था या उसको ड्रग्स रोज लेता था, ओपियम रोज लेता था, कुछ भी वो अगर वो है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तिहाड़ में 8% पॉपुलेशन थी जो ड्रग एडिक्शन की होती थी। ड्रग एडिक्ट कह लें या ड्रग यूजर कह लें, जो भी उसमें है, तो इनकी पॉपुलेशन होती थी। तो उनको पहले उनके पूरा एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होता है, जिसमें कि पहले उनको जो है ऐसी दवाइयाँ देते हैं ताकि उनकी क्रेविंग ना हो ड्रग्स के लिए, नींद, नशा। हाँ, उनको ऐसी चीजें देते हैं ताकि वो अपना सोते रहें या आराम से अपना ड्रग्स के लिए क्रेविंग ना हो। तो क्योंकि ड्रग्स के लिए क्रेविंग क्या होती है, अगर आप बहुत परेशान हो तभी आपकी ड्रग्स के लिए क्रेविंग होती है। तो आपको परेशानी ना हो, ऐसे आपको साइकेट्रिस्ट होते हैं जो आपको दवाइयाँ वगैरह देते हैं। उसके बाद जैसे 15 दिन या 20 दिन उसको ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करके उसके बाद ड्रग रिहेबिलिटेशन होता है। ड्रग रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है, उसको बताते हैं देख तूने ड्रग्स लेनी शुरू की, तेरा सारा घर उजड़ गया, तेरी माँ मर गई है सोच के कि तू मेंटली उसको एक तरीके से मेंटली उसको तैयार करते हैं कि वो ताकि ना ले। तो ये चीजें ड्रग रिहेबिलिटेशन ये होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखिए जैसे पहले किरण बेदी मैडम का जो है नवज्योति करके सेंटर चल रहा था, तो ऐसे और भी हमारे सेंटर है। तो पूरा उसमें हमारी कोशिश होती है कि ड्रग एडिक्ट्स को अगर आपने जो है कंट्रोल में रख लिया तो आपका जेल डिसिप्लिन काफी हद तक जो है कंट्रोल में रहता है। सर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें आपको धमकी मिली हो?
कई बार मिली है। देखिए क्या होता है कि जब आप जेल की नौकरी कर रहे हो तो एक इनहेरेंट पार्ट होता है, ये तो इनहेरेंट पार्ट है कि आपको धमकी मिलेगी। बहुत बार धमकी मिली है। हमारे को ये होता था कि ये त्यागी गैंग है, त्यागी गैंग ने एक हमारे डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के घर रात को जाके अटैक कर दिया, उनके सारे घर वालों को खड़ा कर दिया, माँ बहन की गालियाँ निकाली, बंदूकें दिखाई उनको, और ये रोज मतलब चलता रहता था। कभी एक डॉक्टर को मार दिया था बाहर, ऐसे ही जेल के कई अफसरों की ऐसे घर में जाके इन्होंने अटैक वगैरह ये होता रहता था। तो इसलिए मेरे साथ भी ये होता था। तो बिकॉज दिस वाज ए पार्ट ऑफ योर जॉब, तो वो मेरे को जैसे जब मैं रिटायर होने वाला था तो मुझे एक मैसेज आया कि तू कब तक इसको, एक प्रिजनर का नाम था छोटा राजा, कब तक तू इसको बचा लेगा, मैं वहीं जेल में आके तेरे सामने इसको मारूंगा, तू भी देखता रह जाएगा, तेरे को भी देख लूंगा। तो मैंने कहा यार ये बम्बैया लैंग्वेज लिखी है, ये क्या है? तो मैंने अपने बेटी को कहा, मैंने कहा बेटी ये बता ये मैसेज कहाँ से आया? तो उसने फिर ट्रू कॉलर वगैरह लगा के देखा, कह रही पापा ये कोई हाजी छोटा शकील है, हाजी छोटा शकील। मैं समझ गया दुबई से है। मैंने फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह की, अपने डीजी को बताया, डीजी ने आगे स्पेशल सेल में उसकी वो किया, रिपोर्ट किया। तो बस वो इंक्वायरी वगैरह हुई सारी। वो कहने गई छोटा शकील जो है धमकियां देता रहता है, करता कुछ नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। सर बहुत सारे लोग हैं जो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं और बहुत सारी बाहर घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। तो और हर किसी को पता भी है कि कौन ये कर रहा है, उसके बाद भी कोई भी निर्णय उन पर्टिकुलर कैदियों के लिए नहीं लिया जाता है। इसके पीछे कोई विशेष कारण या सिद्ध नहीं हो पाता है? देखिए क्या होता है कि जो भी गैंगस्टर होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी पहली उसकी चॉइस होती है, पहली प्रेफरेंस उसकी होती है कि उसको मोबाइल आ जाए। मोबाइल एक बार उसके पास आ गया तो जिसको मर्जी वो थ्रेट कर सकते हैं, किसी को भी कर दे, शाहरुख खान को करे या सलमान खान को करे, किसी को भी करे। नंबर एक वो थ्रेट कर सकता है। दूसरा क्या है कि हमारा एक समाज जो है, हमारा समाज जो है उसमें एक जो रिहेबिलिटेटिव नेस होनी चाहिए, सकारात्मक रुख जो क्रिमिनल्स के लिए होना चाहिए वो नहीं है। अब कोई आदमी जेल में है, जेल से जब छूट के जाता है कोई उसको नौकरी नहीं देता। किसी को पता लग जाए वो IIT से पास होगा, अगर जेल में रह के गया होगा तो उसको अगर औरों को 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे तो उसको 40,000 रुपए देगा। सामाजिक तिरस्कार, हमारा सामाजिक तिरस्कार होता है। हम लोग कोई आंख दिखा के सामने खड़ा होता है उससे तो हम दुबक के बैठ जाते हैं, पर हम रिहेबिलिटेशन में विश्वास नहीं करते, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसी की वजह से क्राइम वगैरह इतना बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि खासकर जो ये गैंगस्टर्स होते हैं, हार्डन प्रिजनर होते हैं, ये जेल से तरह तरह की वीडियो बना के बाहर प्रेस को देते हैं कि आप इसको छापो। अब उन्होंने हल्दी वाला पानी जो है वो रख लिया, लोग ऐसे जैसे विस्की पी रहे हैं, 6 आदमी बैठे हुए हैं, खाना सारे मिलके खाते हैं। जेल में क्या होता है कि अपने अपने दोस्त जैसे जेल में आप गए तो दोस्ती बन जाती है, कैंटीन टाइप की। हाँ, कैंटीन से भी सामान आप ले लेते हैं। और जेल में क्या होता है कि जैसे एक बैरक है, एक बैरक में सपोज 50 आदमी है। 50 आदमी में कोई अगर सपोज एक मोती नगर का है, दूसरा मिल गया, अरे तू, मैंने तेरे को देखा है, मैं भी मोती नगर, नेचुरली उनकी दोस्ती आपस में हो जाएगी। ऐसे 3-4 और लोग मिल गए तो 5-6 लोगों का ग्रुप बन गया, तो वो जनरली खाना बड़े प्यार से आपस में मिल के ग्रुप बना के खाते हैं जनरली। क्योंकि खाना जैसे 6 बजे बट गया, 6 बजे उनको भूख नहीं होती, वो क्या होते हैं रख लेते हैं और खाते हैं 8 बजे 9 बजे, जैसे उनका होता है, ये उनकी लिबर्टी है। तो ऐसे ही कोई गैंगस्टर है तो वैसे तो गैंगस्टर को अलग रखते हैं, पर कोई ऐसा गैंगस्टर है जिसको कि सेग्रीगेट नहीं किया जा सका, वो 5-6 लोग बैठे हैं, अपना बैठ के खाना खा रहे हैं, उसमें कुछ वो हल्दी वगैरह डाल के ऐसे पानी रख लेगा,
साथ खाना वगैरह तो खा ही रहे हैं सारे, फिर डांस कर रहे हैं कोई, और डांस करना कोई आम बात है। हम चाहते हैं वो जितना डांस करें, इसको रिहेबिलिटेटिव थेरेपी कहते हैं। वो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्टिंग वो कर रहे हैं, गाना चल रहा है, फिल्मी गाना चल रहा है। ये वाली रील जब बाहर पहुंचती है, गैंगस्टर के मोबाइल से जब बाहर जाती है, तो नेचुरली आप जैसे पत्रकार हैं वो ये कहेंगे वो 5 स्टार फैसिलिटी जेल में ले रहा है। जो विटनेस, क्योंकि आप लोगों को जेल की रियलिटी पता नहीं होती, जो विटनेस होती है वो जब देखती है वो कहते हैं हम मैक्सिमम यही कर सकते थे कि पुलिस के थ्रू जो है उसको जेल में भिजवाना। इसका मतलब पुलिस भी साथ मिली हुई है, वो जेल में है, अगर मोबाइल से ये सब चीज भेज रहा है बाहर, फिर क्या होगा कि वो जो विटनेस होगी उसके खिलाफ जो उसने बयान देना है, तो शायद वो बयान अपना बदल दे, अनलेस की विटनेस बहुत स्ट्रांग है, वो बयान बदल दे। उसका नतीजा ये होता है कि बड़े बड़े गैंगस्टर जो होते हैं, जैसे आपने अभी अतीक अहमद या दूसरे इनका देखा था, या और भी आप गैंगस्टर का आपने देखा है वहाँ, तो इनको कैद नहीं होती थी। अब कोई पार्टिकुलर एक बंदा चीफ मिनिस्टर बना तब कैद हुई, है ना। तो जनरली वो फिर उनके खिलाफ बयान देते हैं, उनको होता है, उनको कहते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास ही नहीं, जब जेल के अंदर ये मजे मार रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने अगर इसलिए बन जाती है ना कि जेल के अंदर से एक इंटरव्यू बाहर आ जाता है और बाकायदा वो इंटरव्यू दिखाया जाता है सबको, तो लगता है कि जेल के अंदर एक आदमी इतने आराम से एक इंटरव्यू दे रहा है, सारे सवालों का जवाब दे रहा है, टीका लगा हुआ है, टी शर्ट पहने हुए हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो उस चीज़ को देखता है उसके हिसाब से ये होता है कि जेल इज़ अ प्लेस जहाँ पे तुम क्राइम के बाद अपने आप को सुधारने गए हो, वहाँ पे अपने आप को ग्लोरीफाई करके, अपने आप को एक अलग विचारधारा का दिखा के, तो जेल के अंदर से ये सारी चीजें अगर आप संचालित कर ले रहे हो तो कितना आसान है। आप डर जाते हो, मतलब बात आप ये भी कह रहे हैं कि आप डर जाते हो। तो आप डर जाते हैं, एक आम विटनेस होता है, नेचुरली डरना स्वाभाविक है। और क्या होता है कि हमारे जेल के अंदर जो है प्रेस पंजा होता है, धोबी पंजा होता है। अच्छा, मतलब कोई भी अपना कैदी जो है अपने कपड़े धुलवा सकता है पैसे देके, और प्रेस करके फर्स्ट क्लास, जैसे बाहर प्रेस होती है वैसे होता है। अब वो जब कोर्ट में जाता है प्रेस की, उसने कपड़े पहने होते हैं, तो जो प्रिजनर है उसको तो जो बाहर विटनेस है उसको तो ये नहीं पता ना कि जेल के अंदर ये सब चीजें लीगल है। कहते हैं यार जेल में इसका मतलब इसकी चलती है, तभी तो इतने ऐसे कपड़े पहन के बाहर आ रहा है। और जब वो जेल में चलता, वो वहां पे चलता है तो बड़ा अकड़ के चलता है। तब कपड़े भी उसने पहन रखे हैं ऐसे, सफेद कुर्ता पजामा बिल्कुल लशक मारता हुआ, और ऐसे देख रहा है। और पुलिस साथ है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो को वो ऐसे घूर के देख रहा है किसी को, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती अगर वो घूर के देख रहा है। तो उससे विटनेस जो है एकदम डगमगा जाती है, जबकि विटनेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारी बातें आप बता रहे हैं तो बहुत लोगों को पता चल रही होंगी, अन्यथा ये लोगों की एक मनोस्थिति इतनी है कि वो सामान्य सी चीज सोच पाते हैं। वो ना नेगेटिव वो तो विटनेस डगमगा जाती है। उसका फायदा क्या होता है? क्रिमिनल को मिलता है। आप इसलिए देखेंगे ज्यादातर जो हार्डन क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, इनको कैद बहुत कम केसों में होती है, और खाली उन केसों में कैद होती है जहाँ पे या तो पुलिस विटनेस होती है या अपोजिट गैंगस्टर जो है विटनेस होता है। सर, शुकेश चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार का क्रिमिनल जो कि आया और इतना बड़ा घोटाला। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अगर 35 साल का मैं एक्सपीरियंस उसको बिल्कुल निचोड़ के आपके आगे रख दूं, तो ये है कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर या पैसे वाला इन्फ्लुएंसर जेल में आता है, कितना पैसा फेंक रहा है या कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो एग्जर्ट कर रहा है या कितना गैंगस्टर, कितनी बदमाशी ज्यादा दिखा रहा है, तो वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकते हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर ने भी ऐसे ही हाईजैक किया, क्योंकि वो क्या था, जो भी स्टाफ था उसका, उनको वो जो है एक तनख्वाह जो उनको मिल रही है, एक तनख्वाह वो देता था। पूरा स्टाफ डबल सैलरी पे था। हाँ, पूरा स्टाफ डबल सैलरी में था। तो इस नेचुरली जब आप डबल सैलरी ले रहे हो, तो आप जो भी वो बदतमीजी कर रहे हैं जेल के अंदर, तो आप उसकी सहन करोगे। और उसी का नतीजा आप देखें ना, 2-3 सुप्रिंटेंडेंट जेल के अंदर है, 3-4 डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल के अंदर है, मकोका लगा हुआ है। तो ये मतलब मेरा निचोड़ है कि जैसे बाहर है ना, हम बाहर भी तो यही कहते हैं ना कि जो पैसे वाला होता है या पॉलिटिशियन होता है अपना काम करवा लेता है, ये बात जेल के अंदर भी सत्य है। अच्छा सर, ये सेक्स वर्कर्स, और हम लोगों ने सुना है कि सेक्स वर्कर्स भी जेल में अवेलेबल हो जाती हैं, या जिन्हें आना है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिल सकते हैं उनके साथ,
तो क्या ये संभव है कि सेक्स वर्कर्स भी इतनी ईजिली आ जाते हैं? और अगर एज ए सेक्स वर्कर आप मिलने जा रहे हो, आप नहीं मिल सकते। अगर कोई सेक्स वर्कर है, किसी की बहन है, किसी घर वाली है, तो नेचुरली मिलने जा सकती है। अब तो इवन अगर पंजाब की जेलों में जाएंगे, वहाँ पे तो उन्होंने सेक्स ऑफिशियली सेक्स अलाउ कर दिया। सेक्स रूम बना दिए जिसमें कि आप सेक्स कर सकते हो। दूसरा, सेक्स वर्कर अगर आईटीपी एक्ट लग जाता है तो जेल के अंदर जाएगी, पर हमारा कानून ये कहता है कि अगर सेक्स वर्कर है कोई, उसको जेल में रखा है, तो वो जेल में उसको और प्रिजनर से अलग रखेंगे ताकि जो यंग लड़कियां हैं उनके ऊपर उसका बैड इन्फ्लुएंस ना हो सके। बाकी एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, होमोसेक्सुअलिटी होती है। होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है कि उसमें वो जैसे यंग प्रिजनर है, 18 से 21 साल के बच्चे भी जो है जेल में होते हैं, तो उनमें सेक्स उस टाइम पे एकदम उनका डेवलप हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उनमें वो इच्छा होती है, तो उनमें आपस में एक दूसरे के साथ अगर एक दूसरे की कंसेंट के साथ सेक्स कर रहे हैं तो और किसी को रिपोर्ट नहीं हो रही, तो वो भी प्रिविलेंट। जेल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में नहीं, होमोसेक्सुअलिटी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, होमोसेक्सुअलिटी वर्ड इस्तेमाल किया। अगर दो यंग हैं आपस में मिलके अगर वो कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, इकट्ठे सो गए, सेक्स कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको रिपोर्ट नहीं किया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी एक एनजीओ ने वो कभी सर्वे किया था, उन्होंने कहा कि 80% जो यंग प्रिजनर होते हैं ये सेक्स करते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस कि उसकी इच्छा के बगैर किसी ने की है और उसने रिपोर्ट की है, तो उसमें पुलिस केस जो है दर्ज होगा। सर, 35 साल के कार्यकाल में तिहाड़ में आपको सबसे खतरनाक अपराधी कौन लगा? बहुत सारे। देखिए क्या होता है कि मेरे हिसाब से जो बंदा सिस्टम को खरीद लेता है उससे खतरनाक बंदा कोई नहीं। अब जो आपने कई नाम लिए हैं जिन्होंने सिस्टम को ही खरीद लिया, तो खतरनाक आदमी। खतरनाक ये नहीं होता कि गैंगस्टर है तो वही खतरनाक होगा। खतरनाक कोई भी है जो भी सिस्टम को खरीद रहा है या सिस्टम को जो कमजोर कर रहा है, वो खतरनाक है। सर, आखिरी के 2 क्वेश्चन। ब्लैक वारंट का अगला सीजन और किताब ये कब आ रही है? क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि ब्लैक वारंट कब आ रही है, तो इसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, जो ब्लैक वारंट है, आप सबके सहयोग से जो ब्लैक वारंट का जो सीजन 1 था बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप देखिए कई कंट्रीज में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया में तो 1-1.5 महीना जो है ये टॉप पे रहा, टॉप मोस्ट शो रहा। फिर कई उसमें टॉप 10 में रहा, पर कई कंट्री में ये टॉप का शो रहा। पाकिस्तान, कुवैत देखे, दुबई देखे, वहाँ पे उनमें ये टॉप का शो रहा है। तो नेचुरली ये जो किताब हमने लिखी उसमें उसकी कहानी में था, जो स्क्रिप्ट राइटर था उसने बड़ा अच्छी मेहनत की। फिर इसके बाद जो प्लेयर थे, जिन्होंने वो एक्टर थे जिन्होंने रोल प्ले किया, बड़ा दमदार रोल प्ले किया। आप देखें, अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादातर नए हैं जिन्होंने रोल प्ले, जैसे आप जहान कपूर का आप देखें, जिसने मेरा रोल किया है, दहिया का कैरेक्टर देखे, दहिया का रोल देखे, मंगट का रोल देखे, और आप उसका डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का देखे, क्या कमाल, मतलब सब ने एक से एक बढ़ के जो है कमाल का उसमें रोल किया है। तो लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई है, और लोगों को जेल के बारे में, ये पहली वो थी सीरीज थी जिसमें कि जेल की रियलिटी दिखाई गई थी। अभी तक तो जेल को दिखाते थे कि एक जैसे कार्टून की तरह दिखाना होता है ना, जैसे शोले में असरानी जी को दिखा दिया, या कर्मा में दिखा दिया कि वो जो जेलर है वो बाहर भी लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे और जेल के अंदर भी संभाल रहे। ज्यादातर में ना जेल की करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाई जाती थी, उसमें ये दिखाया जाता था जैसे पुलिस ही जेल को मैनेज कर रही, जबकि पुलिस और जेल टोटली अपोजिट है। पुलिस का काम जेल में भेजना है, और जेलर का काम है कि उनको अच्छा नागरिक बना के छोड़ना। दोनों के अपोजिट काम, पर पिक्चरों में कभी भी डायरेक्ट उनकी जो रियलिटी है वो नहीं दिखाते थे। तो इसमें एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है, और लोगों ने रियलिटी को लोग जो है पसंद करते हैं। और साथ में ये नॉन फिक्शन थी, ज़्यादातर फिक्शन होते हैं, नॉन फिक्शन होने की वजह से जो मेरी आप बीती है वो है, तो इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसी वजह से अब ये
सीजन 2 भी जो है इसका नेटफ्लिक्स ने वो कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। ओके। और उम्मीद है कि इसका भी जैसे पंचायत के सीजन 4-5 आ रहे हैं, ऐसा भी इसका भी मैं उम्मीद करता हाँ, हूँ हाँ, कि ऐसे, क्यों मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि जब आप एक अच्छा स्टफ दे रहे हैं पब्लिक को तो वो चलेगा। So we all are waiting for this, series as well as the next book as well. I am also waiting. So sir, thank you so much for your time. आपने जो ये समय दिया मुझे बहुत बहुत धन्यवाद वायरल Thank फास्ट you के very मंच much. पे। थैंक यू वेरी और मच। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने इस पूरे पॉडकास्ट को सुना है, तो जाइए चैनल पे अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।